नमस्कार, आप देख रहे हैं कृषि जागरण और मैं हूं आपके साथ अश्विनी। इस वक्त हम मौजूद हैं दिल्ली के दलीला एम्बियंस में, जहां पर ये इवेंट 3 दिन से आयोजित किया जा रहा है। आज इस इवेंट का दूसरा दिन है और ये 23 से लेकर 25 अप्रैल तक आयोजित किया जाएगा। साथ ही आपको बता दें कि जो इवेंट है ग्लोबल बायोज लिंकेज द्वारा आयोजित किया गया है 6 बायोज टेक वर्ल्ड कांग्रेस एक्सपो, जहां पर कृषि वैज्ञानिक, कृषि विशेषज्ञ और इंडस्ट्री लीडर्स के तरह तरह के यहाँ पर लोग मौजूद हैं, नवाचारकर्ता यहाँ पर मौजूद हैं। तो आइए चलिए जानते हैं उनसे इस इवेंट के बारे में खास जानकारी। तो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं रोजा त्रिपाठी जी। सर, बायोज लिंकेजेस जो प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया गया है, नेशनल इंटरनेशनल डेलीगेट्स यहाँ पर आए हैं, कई देशों से यहाँ पर इंटरनेशनल लीडर्स मौजूद हैं, तो किस तरह का फीडबैक, किस तरह का रिस्पांस आपको देखने को मिल रहा है? देखिए, रिस्पांस तो आपको मालूम ही है कि बहुत अच्छा है, लेकिन मैं बहुत एम्बिशियस हूँ। मेरा मन यह है कि अगले बार जब मैं यहाँ आऊँ तो मुझे और ज़्यादा फार्मर्स, और ज़्यादा रिटेलर्स और ज़्यादा इंडस्ट्री सपोर्ट मिले। इसमें बायोलॉजिकली बातें की जा रही हैं, बहुत ज़्यादा ऑर्गेनिक चीज़ों पर काम मतलब चर्चा की जा रही है, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर पर बातचीत की जा रही है। और इसी तरह से कृषि जागरण ने भी माईएमपी जो मिशन है वो शुरू किया, मेक इन इंडिया ऑर्गेनिक, नेचुरल एंड प्रॉफिटेबल। तो उस विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? I think you missed the workshop in the morning. It was a beautiful workshop where I wanted to support, acknowledge, and then take it global. Both the program Millennium Farmer of India as well as MIONP, because Make India Organic, Natural and Profitable is a very good initiative. However, I want to make a little bit kind of addition to the definition. जब हम ऑर्गेनिक की बात करते हैं, ऑर्गेनिक का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप बिल्कुल अब completely बाकी सारी practices को छोड़ दें. What we say that we should have holistic approach. Holistic approach means we should try to reduce the chemicals and other damaging ingredients to our soil, to our plant with any residues. That does not mean that it has to be totally extreme, because as I always say, we need to have integrated approach with the clear sensitivity that what will be the best for the farmers. I don't want to make a contradiction that once we are trying to say that Millennium Farmer of India, but on the other side we tell them that you go totally organic, like Sri Lanka, that means you are not going to be profitable. Yes. So I always say try to be smart while you are doing organic and natural, and make sure that you are profitable as well. सर, आज इस प्रोग्राम का एक्सपो का आखिरी दिन था और हमने देखा कि कृषि जागरण के साथ एक MOU भी साइन किया गया है। तो जो MOU है कृषि जागरण के साथ बायोजी ने साइन किया है, तो कितना फार्मर्स के लिए जो साझेदारी है कितनी फ़ायदेमंद साबित हो सकती है? देखिए, मेन चीज़ ये है कि मैं हमेशा से बोल रहा हूँ, जब भी डोमिनी को हम मिलते हैं तो हमारा ये कहना है कि अकेले हम करते रहेंगे तो उसका वो रिज़ल्ट नहीं आएगा। 1 + 1 at least can be 2. But if it is Dominic and Roger, the 1 + 1 will be 11. That is what we are targeting. Yeah. And that is the potential we have together. Yes. And in all this, the initiatives, whatever we have, I want to take it to global, because there's so much potential for these things to connect with the global. As you have seen this week, there was so much discussion about bringing global technology, global connectivity, global linkages for the Indian farmers, then give the Indian farmers the potential to go global.
And that's what we are trying to do together. कृषि जागरण ने किसानों के लिए एक मायम्पी मिशन की जो शुरुआत की है, यानी कि मेक इन इंडिया ऑर्गेनिक, नेचुरल एंड प्रॉफिटेबल, तो इसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? क्या ये जो संकल्प लिया है कृषि जागरण ने 2047 तक भारत को जैविक जागरण बनाने का, तो किसानों के लिए कितना फ़ायदेमंद होने वाला है? और ये लक्ष्य क्या आखिर में मतलब बिल्कुल परफेक्ट है या क्या आप कहना चाहेंगे? बिल्कुल, हम जब सस्टेनेबिलिटी का बात कर रहे हैं तब मैं अपना प्रेजेंटेशन में बताया कि हमारे एग्रीकल्चर को, हमारी कृषि को प्रकृति के साथ सामंजस्य बना करके चलना पड़ेगा। मैं हमेशा कहता हूं कि प्रगति और प्रकृति, ये दोनों जब तक साथ साथ नहीं चलेंगे तब तक ना प्रगति बहुत देर तक चल पाएगी और ना ही प्रकृति बहुत देर तक उसको संभाल सकती है। तो दोनों एक साथ चलना बड़ा जरूरी है। तो नेचर फ्रेंडली एग्रीकल्चर, जिसमें कम से कम हम हार्मफुल जो केमिकल्स है उसका इस्तेमाल कम से कम करें, प्रदूषण बिल्कुल ना हो, जलवायु परिवर्तन का जो कुप्रभाव है उससे भी जो है कि हम बच पाए, तो इस दिशा में नेचर फ्रेंडली एग्रीकल्चर बहुत ही आज के दिन आवश्यक है। और आने वाले समय में आप देखिएगा कि इसका ज़रूरतें और भी बढ़ती चली जाएगी। तो जो भी इस मुहिम में साथ में आना चाहते हैं, सरकार हैं, आपके ऑर्गेनाइजेशन जैसे हैं, हमारे किसान भाई हैं, पॉलिसी मेकर्स हैं, सबको इसमें एक साथ लाना पड़ेगा, तभी जो है कि हम नेचर फ्रेंडली एग्रीकल्चर को आगे बढ़ा पाएंगे और इसको एक सफल बना पाएंगे। तो आपके इस मुहिम को, आपके जो ऑब्जेक्टिव और गोल है, इसको मैं बहुत अच्छा मानता हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ कि हम सब मिल करके इस गोल को हम प्राप्त कर पाएंगे। कृषि जागरण ने भी मायम्पी मिशन की शुरुआत की थी, मेक इंडिया ऑर्गेनिक, नेचुरल एंड प्रॉफिटेबल, तो ये कितना कारगर साबित हो सकता है आज के हमारे कृषि के क्षेत्र में? इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, कृषि जागरण ने जो मायोनपी का जो प्रोग्राम शुरू किया है वो बड़ा सराहनीय है। ये इसलिए भी सराहनीय है कि ये समय की ज़रूरत है, ये हमारे समाज की ज़रूरत है कि हमारा जो समाज है, हमारी जो अगली पीढ़ी है, ये स्वस्थ नहीं होगी, ताकतवर नहीं होगी और एनर्जेटिक नहीं होगी, तो हम कैसे समाज का निर्माण कर रहे हैं, हम कैसे एक विकसित क्षेत्र यानी देश बन पाएंगे? तो ये तो ज़रूरी है और ये बदलाव लाना ज़रूरी है। सवाल ये था कि लोग इसके ऊपर, जैसे महात्मा गांधी कहते हैं ना, जब एक नई आइडिया आप लाते हो तो पहले तो लोग आपके तरफ देखेंगे ही नहीं, फिर लोग आपके ऊपर हंसेंगे, फिर लोग आपका अपोजिशन करेंगे कि ऐसा थोड़ी होता है, और फिर धीरे से आप जीत जाएंगे क्योंकि आप सही हो। तो मायोनपी मुझे ऐसा लगता है कि एक ऐसी कॉन्सेप्ट है कि जिसका समय आ गया है, जिसको हमें करना चाहिए, पूरी ताकत के साथ करना चाहिए। और मेरा ऐसा एक मानना है कि इंडस्ट्री, जो बायोलॉजिकल के विक्रेता है वो, हमारे जो साइंटिस्ट और प्रोफेसर कम्युनिटी है वो, और गवर्नमेंट, ये सब मिलके जब हम किसानों के साथ काम करेंगे तब मुझे लगता है कि मायोनपी सच में इस देश में एक विचार नहीं रहेगा, एक वास्तविकता हो जाएगी। मैम, हमें ये बताइए कि जो कृषि जागरण का मिशन है मायम्पी, मेक इन इंडिया ऑर्गेनिक, नेचुरल एंड प्रॉफिटेबल, और इसी को लेकर आज ही इस इवेंट में ही कृषि जागरण के साथ बसाई ने MOU भी साइन किया है। तो ये MOU जो है किसानों के हित में किस तरह से, ये जो साझेदारी की गई है बसाई और कृषि जागरण के बीच, किसानों के लिए कितना ये फायदेमंद हो सकता है? तो मैंने ऐसा अभी बोला था कि किसानों के लिए क्या है, उनके जो पेन पॉइंट्स है ना, जो प्रॉब्लम्स है, उनका कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन बहुत है, वो कम होना चाहिए, उनकी प्रॉफिटेबिलिटी कैसी बढ़नी चाहिए। तो ये फार्मिंग के अलग अलग तरीक़ों पे हमें अभी बहुत काम हो रहा है। और ऑर्गेनिक और नेचुरल की अगर बात करें तो फार्मर को एक उसको साइंटिफिक बेस देने की ज़रूरत अभी आ पड़ी है। तो वो MINPOP पे वो अभी होगी और बहुत सारे लोगों का एक एग्रीगेशन नॉलेज का होगा, प्रोडक्ट्स का होगा, और फिर ऐसे एक यूनिवर्सल या ऐसी POP आ सकती है जिसको अगर फार्मर्स यूटिलाइज करते हैं तो उनको बहुत अच्छा प्रॉफिटेबिलिटी में उसको बिलीव जो है वो बढ़ सकता है। और कुछ अलग करने की मनीषा जो है वो दूसरे फार्मरों में भी जाग सकती है। तो इन्फ्लुएंसर जो है उनको ज़्यादा बढ़ावा देना, उनको साइंटिफिक तरीके से उनका अध्ययन करना और फिर ज़्यादा लोगों के के बाद ये देना। वी हैव टू गिव इट टू मेनी नंबर ऑफ फार्मर्स। वो जो MOU साइन होने वाला मायोम्प के ऊपर, वो बेसिकली ऑर्गेनिक फार्मिंग को प्रोत्साहित करने के लिए है और ये गवर्नमेंट को और किसानों को
ये दिखाने के लिए कि ऑर्गेनिक या जो प्राकृतिक खेती है कि वो हो सकती है। अभी सबके दिमाग में यही है कि भाई पेस्टिसाइड्स या फर्टिलाइजर्स केमिकल नेचर के उसी के साथ होता है। तो ये जो इनिशिएटिव जो कृषि जागरण ने लिया है हमें काफ़ी अच्छा लगा, क्योंकि ये हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का भी एक सपना है कि प्राकृतिक खेती को प्रोत्साहन देने का। तो इसी के तहत हमने ये फैसला लिया कि हम लोग कृषि जागरण के साथ इसको देश में प्रमोट करेंगे। जैसे इस इवेंट में सस्टेनेबल एग्रीकल्चर को लेकर बातचीत हो रही है, ऑर्गेनिक चीज़ों पर बातचीत हो रही है और बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स के बारे में बातचीत हो रही है। और इसी तरह अभी हाल ही में कृषि जागरण ने माइनपी मिशन शुरू किया है। साल 2047 में भारत को जैविक जागरण बनाना है। माइनपी मीन्स मेक इन इंडिया ऑर्गेनिक, नेचुरल एंड प्रॉफिटेबल। तो ये कितना जो लक्ष्य लिया है कृषि जागरण ने, कितना किसानों के लिए कारगर साबित होने वाला है? ये लक्ष्य बहुत ही बड़ा लक्ष्य है और मेरी शुभकामनाएं हैं कि इस लक्ष्य की प्राप्ति हो जो आपने टारगेट रखा है। लेकिन एक बहुत बड़ा जिम्मा जो है मैं ये कहूँगा कि कृषि जागरण ने उठाया है। और कृषि जागरण के मैं पहले भी कुछ कार्यक्रम में देखता रहा हूँ जिसमें मिलियनर प्रोग्राम बड़ा सफलतापूर्वक जो है उसको लॉन्च किया गया था और उसका बड़ा अच्छा प्रभाव देखने को मिला था। बिल्कुल उसी तरह से मुझे पूरी उम्मीद है कि ये जो जो प्रोग्राम है, मायोनपी जो प्रोग्राम है, जिसमें आप नेचुरल और उसको प्रोडक्ट्स को ऑर्गेनिक और नेचुरल फार्मिंग और जो प्रॉफिटेबिलिटी की बात करते हैं उसके साथ जोड़ करके, क्योंकि कोई भी बिजनेस, कोई भी व्यवसाय और कृषि से संबंधित जितना भी उत्पादन है, अगर वो सफलतापूर्वक और लाभकारी नहीं होता तो उसका कोई महत्व नहीं होता। तो प्रॉफिटेबिलिटी का इशू भी आपने साथ में लेकर के चले हैं। ये बहुत ही आवश्यक और ज़रूरी हो गया है कि उन चीज़ों को हम हाईलाइट करें, क्योंकि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन नेचुरली जब हम बायोलॉजिकल को यूज़ करते हैं तो वो कम हो जाता है और प्रॉफिटेबिलिटी अपने आप जो है उसमें बढ़ती है। तो इस तरह से बायो एग्रीकल्चर और इस तरह के जितने भी इंटरवेंशंस हैं उनको जो है समावेश करने की ज़रूरत है। और मुझे पूरी उम्मीद है कृषि जागरण जो है अपने इस अभियान में सफलतापूर्वक कर पाएगा और उनको सफलता की जो है पूरी शुभकामनाएं देता हूँ। देखिए, आज भविष्य में हम बायोलॉजिकल का स्कोप कैसे होगा ये सब R&D ट्रायल्स के ऊपर निर्भर करेगा। आज केमिकल्स को हम ख़त्म नहीं कर सकते बायोलॉजिकल से। मैंने कल स्टेज से भी ये बात रखी थी। आज हमें दोनों में कंसोलिडेशन करना पड़ेगा। जहाँ केमिकल्स को यूज़ करना पड़ेगा तो उसके साथ बायोलॉजिकल्स को भी करना पड़ेगा और दोनों को अगर हम लेके चलेंगे जहाँ जिसकी ज़रूरत है तो सस्टेनेबिलिटी एग्रीकल्चर की होगी। और हम सस्टेनेबिलिटी सिर्फ ऑर्गेनिक से या बायो पे चलाना चाहें तो शायद संभव नहीं है। और आज विश्व के किसी भी देश में ऐसा नहीं है। यूरोप ने डिसीजन लिया था कि हम 50% पेस्टिसाइड कम करेंगे और उनके फार्मर्स ने घेराव किया। 3 दिन में उन्होंने फैसला वापस ले लिया। श्रीलंका का क्या हाल हुआ 3 साल पहले वो सबके सामने है। तो इसलिए हमको दोनों को अल्टरनेट जैसी ज़रूरत है वो साइंटिस्ट लोग डिसाइड करके फैसला कर सकते हैं कि कौन सा प्रोडक्ट कहाँ ज़्यादा अच्छी तरीके से कामयाब होगा। सर, हमारे देश में जितने भी किसान हैं उनके बीच में जागरूकता की बहुत कमी है। इन्फॉर्मेशन आज भी उन लोगों के पास इतनी प्रॉपर नहीं है। तो उन्हें जैविक खेती की तरफ या बायोलॉजिकल की तरफ कैसे मतलब उन्हें जागरूक करना चाहिए? क्या मेथड होना चाहिए? देखिए, आज जैसे साइबर क्राइम्स बहुत बढ़े तो सरकार ने कॉलर ट्यून, टीवी ऐड, न्यूज़पेपर ऐड सब कुछ शुरू किया। तो ये तो आज सरकार का काम है कि किसानों को जागृत करने के लिए एक तरफ सरकार एग्रीकल्चर पे फोकस करना चाहती है, लेकिन किसानों को जागरण के लिए या किसानों के एजुकेशन के लिए कुछ देखने को नज़र नहीं आता। तो ये तो आप लोग मीडिया के लोग ही सरकार को कह सकते हैं कि किसानों को जागृत करने के लिए भी उनको कॉलर ट्यून, न्यूज़पेपर ऐड, मीडिया ऐड, इलेक्ट्रॉनिक ऐड या मैसेजेस शुरू करने चाहिए। तभी कृषकों के बीच में जागरण होगा और आपके और हमारे कहने से नहीं होगा। हम लोग करते हैं फील्ड में काम, हम भी बायोलॉजिकल्स में काम करते हैं। माइक्रो राजा हमारा बहुत पॉपुलर है और जहाँ जहाँ यूज़ हुआ है वहाँ 20-25% तक फसल बढ़ी है।
लेकिन 14 करोड़ फार्मर जिस देश में 6.5 लाख गांव में रहते हों, तो वहाँ अकेले किसी के लिए भी बहुत मुश्किल है पहुँचना। और ये सरकार का ही काम है, अगर वो लार्ज स्केल पे कृषि में सही मायने में फोकस करती है तो उनको कृषकों के ज्ञान बढ़ाने के लिए सही तरीके से काम करना होगा। ये जो इवेंट जो है ना पिछले 5 साल से चल रहा है अलग अलग कंट्रीज़ के अंदर, और इसमें जो क्रीम है, बायो इंडस्ट्री क्रीम जो है, वो सभी पार्टिसिपेट करते हैं इसमें। जो बड़ी बड़ी कंपनी जितनी सजेंटा है, बायर है, यूपी है, केमटेक है, यारा, ये सभी कंपनियां इसमें पार्टिसिपेट करती हैं। इसके अलावा साइंटिस्ट आते हैं बड़े बड़े इसके अंदर में, स्टूडेंट्स आते हैं, ग्रोवर्स आते हैं, तो यहाँ एक्सचेंज करते हैं अपने नॉलेज को सभी को जिनके पास में। तो ये बहुत बढ़िया, दिल्ली में ये सेकंड टाइम हो रहा है ये, तो बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है बाहर से भी, और लोकल पार्टिसिपेशन भी काफ़ी अच्छा हो रहा है इसमें में। और आई थिंक कि जो लोकल जो इनोवेटर हैं यहाँ के, हमारे इंडिया के इनोवेटर, उनके लिए बहुत बढ़िया प्लेटफॉर्म है ये, ग्रोवर्स के लिए भी, इनोवेटर्स के लिए भी, और अपना जो बिजनेस पार्टनर है B2B वाले, उनके लिए भी बहुत बढ़िया प्लेटफॉर्म बेसिकली। ये जो इवेंट है बेसिकली ये है इसीलिए कि हम अपनी जो नॉलेज है ना वो एक्सचेंज कर सकें आपस में, और जो इनोवेटर है जिन्होंने अपना पैसा खूब लगाया इन्वेंशन के अंदर में, उनको प्लेटफॉर्म नहीं मिलता अपना एक्सप्लोर करने के लिए, तो वो ये एक बेस्ट प्लेटफॉर्म उन लोगों के लिए मिलता है जिसमें वो अपनी नॉलेज सभी लोगों के साथ में शेयर कर सकते हैं और अपने बिजनेस को भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। और जैसे कि आप देख रहे हैं अभी कि अभी धीरे धीरे यूरोप कंट्री में तो बहुत बढ़ गया कि अभी आने वाला जो समय जो है वो लोग बायो की तरफ, अब लोगों को पता लगने लगा कि बायो की कीमत क्या है बेसिकली। पहले लोग बायो को सोचते कि बायो तो ऐसे ही होता है, लेकिन अभी क्या है सही मायने में जब से ये जो लॉट ऑफ बीमारियां जो लोगों में आने लगी, शुगर की, बीपी की, ये पेस्टिसाइड की लगा के, तो अब लोगों को अवेयरनेस आनी स्टार्ट हुई है। सर, जो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं PM मोदी ने भी अपने भाषणों में बहुत ज्यादा किया है कि भारत को जैविक जागरण बनाना है, जैविक बनाना है, तो एक छाप जो है वो PM मोदी के थ्रू भी किसानों में लोगों बिल्कुल बिल्कुल। देखो ये सत्य है कि एकदम से हम केमिकल को अवॉइड नहीं कर सकते, केमिकल भी जरूरी है, लेकिन ये हो सकता है कि हम जितना ज़्यादा हो सकता है उसको अवॉइड करें। वो जब हो सकता है कि हम प्रिकॉशनरी इनपुट पे इस्तेमाल करें, जैसे फर्टिलाइजर, केमिकल फर्टिलाइजर को हम एकदम से दूर नहीं कर सकते, लेकिन अगर हम उसको धीरे धीरे उसको कम करें और हम FIM को, बायो फर्टिलाइजर को, माइकोराजा को, इनको प्रोडक्ट को थोड़ा थोड़ा बढ़ाएंगे तो हमारी डिपेंडेंसी केमिकल पे धीरे धीरे कम होती जाएगी और हमारी सॉइल भी उसके अंदर इंप्रूव होगी। सॉइल के अंदर जो माइक्रोब्स होते हैं वो उनके मल्टीप्लिकेशन ज़्यादा होगा, सॉइल ज़्यादा फर्टाइल होगी तो नेचुरली बात है कि रूट का एस्टेब्लिशमेंट बढ़िया होगा, प्लांट एस्टेब्लिश बढ़िया होगा, और जो क्रॉप होगी वो भी हेल्दी क्रॉप होगी, उसके अंदर उसका आउटपुट और क्वालिटी भी बढ़िया बनेगी। और मैं तो अभी भी ये कहता हूँ सभी लोगों को हमारी तरफ से कि जो ग्रोवर्स जो है ना वो कम से कम स्टार्ट करें अपने घर से, कि जो वो सब्जियां खाते हैं, जो वो पशु को चारा खिलाते हैं, पशु का चारा, पशु दूध देता है, उससे पहले वो खुद पिता किसान, उसके बाद बाजार में बेचता है। तो ऐसी इन चीज़ों पे, पशु के फोडर क्रॉप्स के अंदर में, अपने खाने की फसल के अंदर कम से कम एटलीस्ट सारे जो को उसको बेचारे को बेचना भी होता है जीवन यापन के लिए, तो एटलीस्ट जो खुद के लिए यूज़ कर रहा है उसमें कम से कम केमिकल फर्टिलाइजर को बिल्कुल बंद कर दे और उसमें वहाँ जो बायो फर्टिलाइजर है ना धीरे धीरे उनको इंक्रीज करना स्टार्ट करे, तो फसल भी बढ़िया रहेगी, पशु भी अच्छा रहेगा, पशु का जो दूध होगा वो भी अच्छा रहेगा और आप लोग भी निरोग रहोगे। MO5 में मैं रहा, फर्स्ट टाइम मैं आया था उस अवार्ड फंक्शन में, और मुझे वहाँ पे एज एन अवार्डी वहाँ पे बुलाया गया था। तो मुझे लगता है कि ये सारी देन जो है आज MO5 की है, जो मैं आज इस प्लेटफॉर्म पे हूँ, तो ये MO5 एंड मिस्टर डोमिनिक की वजह से ही हूँ यहाँ पे एग्जैक्टली, और आप लोगों का कोऑपरेशन सपोर्ट। तो मुझे लगता है कि जो अभी तक हमारे साथ हैपन हो रहा है यहाँ पे, तो मुझे ये सभी यही लगता है कि ये कृषि जागरण के थ्रू ही हो रहा है। तो मुझे भी इस प्रोग्राम का नहीं पता था, ये यहाँ से जो इन्विटेशन हमको मिला, देन आई टॉक टू डोमिनिक सर, तो ही टोल्ड मी कि हाँ नहीं आप इसको अटेंड करें। सर, कृषि जागरण का जो मिशन है MyOMP, मेक इन इंडिया ऑर्गेनिक, नेचुरल एंड प्रॉफिटेबल, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? मुझे लगता है कि बहुत बड़ी पहल करने जा रहा है कृषि जागरण इसको लेकर के, और शायद देश में एक बड़ी क्रांति लेके आने वाला है ये पहल। जिस तरह से एक इतना बड़ा कैनवास पे आपने एक पिक्चर बनाई है, और अगर वो पिक्चर जिस तरह से आप लोग मेहनत कर रहे हैं और कृषि जागरण जिस तरह से उसके बारे में सोच रहा है, अगर ये पूरा होता है तो निसंदेह ये देश के लिए एक बड़ा ही मील का पत्थर साबित होने वाला है। देहात पिछले 14-15 सालों से किसानों के साथ काम कर रहे हैं। हमारा मुख्य उद्देश्य है कैसे किसानों को बीज से लेके बाज़ार तक की सुविधा उपलब्ध कराई जाए, मतलब एक छत के नीचे किसानों को सारी सुविधाएं, चाहे वो मिट्टी जांच हो कि खाद, बीज, कीटनाशक हो, या सही एडवाइजरी हो, फिनेंशियल सर्विसेज, इंश्योरेंस हो या फिनांसिंग हो, और लास्ट में मार्केट लिंकेज जो सबसे इम्पॉर्टेंट है। तो ये पूरा काम हम एक किसान के लिए
करते हैं ताकि उनको कहीं और इधर उधर जाने की ज़रूरत नहीं पड़े। एक छत के नीचे किसानों को बीज से बाजार तक की सुविधा देहात उपलब्ध कराती है। ओके, सो फ्यूचर की अगर बात करें तो फ्यूचर प्लानिंग्स क्या हैं देहात की? सो काफ़ी एक्साइटिंग प्लान है हमारे। सो अभी हम लोग रफली 14 मिलियन मतलब इंडिया के 10% किसानों के साथ हम लोग काम करते हैं। 14 मिलियन किसान हमारे प्लेटफॉर्म पे हैं। तो हम नेक्स्ट लेवल पे जैसे आप देख रहे हैं कि क्लाइमेट चेंज में काफ़ी हो रही हैं। इंडिया में सॉइल ऑर्गेनिक कार्बन काफ़ी डिटोरिएट हो गया है ना। 60 साल पहले 1% था और आज 0.3% पे आ गए हैं। पानी की किल्लतें बढ़ती जा रही हैं। खेती में किसी का इंटरेस्ट नहीं है क्योंकि काफ़ी ये लेबर इंटेंसिव काम होते जा रहा है। तो ये 4-5 फैक्टर हैं जिस पे देहात काम करने की कोशिश कर रही है कि कैसे कुछ नई बायोटेक्नोलॉजी का तकनीक यूज़ करके हीट टॉलरेंट, ड्रॉट टॉलरेंट वैरायटीज़ ले पे आए, बायोलॉजिकल्स या बायो फर्टिलाइज़र कैसे प्रमोट कर पाएँ, प्रिसीजन फार्मिंग कैसे प्रमोट कर पाएँ, और ये सब करने के लिए शायद किसानों को फिनांसिंग की सुविधा चाहिए होगी, तो कैसे सही एक्सेस टू फिनांस की सुविधा उपलब्ध करा पाएँ। आई थिंक ये 3-4-5 प्रोजेक्ट हैं हमारे लिए काफ़ी एक्साइटिंग अगले 3-4-5 साल के काम करने के लिए।